हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपका रहेगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। 50 मार्क्स का आपका पेपर है, स्कोरिंग है काफ़ी, तो जल्दी से सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है वो जाकर ज़रूर वॉच कर लेना, ताकि आपको पता लग सके, आप एक आइडिया लगा लें अपने माइंड में कि हमने कितना कोर्स कवर कर लिया अब तक। राइट, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं और 75 तक के क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं वेल एंड गुड है, जो नए हैं वो ज़रूर वॉच कर ले प्रीवियस वीडियोज़ को। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 4 विशेषताएँ बताइए। अब अगर आप कोई टीचिंग एड यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे उत्तम क्या होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि उसे उत्तम कहा जाएगा, अच्छा माना जाएगा। एक तो अगर आपका शिक्षण अधिगम सामग्री है वो बिना लागत की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो या महंगी हो, टीचर अफोर्ड ना कर पा रहा हो उसको। सेकंड है, शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत की होनी चाहिए, लो कॉस्ट की। नेक्स्ट है फिर, शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के लिए हानिकारक ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बच्चों को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। और लास्ट है कि शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देश्य होनी चाहिए। ऐसी सामग्री हो, ऐसा टीचिंग एड हो कि जिससे हम उस सिंगल टीचिंग एड से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है ना। जो हमारे टीचिंग एड्स है, सपोज़ दैट हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हम वर्णमाला सिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो किसी चार्ट पेपर पे या कोई कैलेंडर या फिर कार्ड्स भी, आप छोटे छोटे ऐसे कार्ड्स होते हैं गोल गोल से, वो बना के ले जा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये ए है, ये ब है। तो बच्चा इन चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है ना, और वो उन चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक माइंड में रखता भी है, भूलता भी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 77, समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत समूह चर्चा प्रविधि को समझाइए, इनका क्रियान्वयन कितने पदों में होता है। अब देखिए, ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है ये क्या है। समूह परिचर्चा विधि के द्वारा किसी समस्या का हल बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। समूह चर्चा के लिए बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, और समूह चर्चा प्रविधि का क्रियान्वयन जो होता है वो 3 पदों में होता है। ठीक है, जो इसका पूरा प्रोसीजर होगा वो 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे प्रथम पद होगा योजना बनाना, प्लानिंग करना। ठीक है, सेकंड है फिर व्यवस्था करना, और थर्ड है परिणामों का मूल्यांकन। राइट, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे 78, पंचपदीय प्रणाली के प्रवर्तक कौन है, इनके पदों के नाम बताइए। तो देखो, पंचपदीय प्रणाली के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके टेट एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पंचपदीय प्रणाली यानी कि 5 लेसन प्लान कुछ ऐसे करके है, 5 करके है। ठीक है, पंचपदीय जो है इनकी, ये हर्बर्ट ने दिया था, और इसके 5 पद इन्होंने बताए। सबसे पहला आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर तुलना और समरूपता, देन जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण, देन एक्सपेरिमेंट। राइट, तो ये 4 इन्होंने बताए हैं, योजना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यकरण और प्रयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत उदाहरण प्रविधि से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, उदाहरण प्रविधि जो है वो इतनी ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो आपका दिया गया ज्ञान होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा, प्रभावी होगा, है ना। और उदाहरण 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मौखिक उदाहरण आपको दें, आप अपने मुंह से बोल के बताएं बच्चे को कि इस तरह से है चीज़ें, है ना। और दूसरा हो सकता है दृश्यात्मक उदाहरण, आप कोई चीज़ प्रेजेंट करके बच्चे के सामने दिखा रहे हैं, तो ये हो जाता है दृश्यात्मक, बच्चे को दिखाना। अब देखो, मौखिक उदाहरण की बात करते हैं। इस प्रविधि में अध्यापक छात्रों के सामने पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं, और छात्र विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है पूरी तरीके से, जैसे आपने देखा होगा किसी को एक्टिंग करते हुए देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, पूरे हाव भाव के साथ पूरे एक्सप्रेशन देते हैं अपने, है ना। तो इसी तरीके से अगर टीचर एक्सप्रेस करता है कोई चीज़, मान लो एक्सप्लेन कर रहा है टीचर, उसके साथ साथ वो कुछ एक्टिविटी भी करके दिखा रहा है अपने हाव भाव के साथ में, जैसे कि क्या बोल दो,
सपोज़ दैट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक, जैसे कि आपने देखा होगा प्राइमरी क्लासेस में टीचर पोएम सिखाते हैं बच्चे को, है ना, तो वो खुद भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन देते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगता है, याद रहता है। दूसरा है दृश्यात्मक उदाहरण। इसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, मानचित्र और ग्लोब का सहारा लिया जाता है ना, जो चीज़ें आप बच्चे को दिखा सकते हैं। दिखाएंगे क्या, चार्ट दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, कार्ड्स दिखा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 80। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ प्रकार बताना है और इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री, कुल मिला के क्या पूछा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पूछा है आपका TLM। अब देखो इसको अंग्रेजी में देखो लिखा भी है आंसर में कि इसको हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TLM आपको बनवाए भी होंगे, है ना, बनवाए जाते हैं TLM DLED में, कि TLM क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या है TLM बनाने का, क्यों हम TLM बनाते हैं। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है TLM की, अगर आपने TLM की वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो आप उनको देख लेना, बिल्कुल आपको कह दूँ कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वो वीडियो देख करके कि TLM होता क्या है, क्यों हम बनाते हैं, क्यों बनाना ज़रूरी है और किस तरीके से बना सकते हैं हम उसे, राइट। अब देखो इसका आंसर क्या है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जिस सामग्री के प्रयोग से प्रभावी और रोचक हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग पर बेसिक शिक्षा ने विशेष जोर दिया है। सबसे ज़्यादा किसने जोर दिया है, प्राइमरी क्लासेस में, है ना। अब शिक्षण अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है दृश्य सामग्री। दृश्य मतलब जो चीज़ आप बच्चों को दिखा सकते हैं, विजुअल एड्स। इसके अंतर्गत चार्ट, मानचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मॉडल, है ना, कार्ड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी होती है श्रव्य सामग्री। श्रव्य कौन सी होती है, जिसे हम सुन सकते हैं, सुनेंगे क्या हम, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, लाइक, है ना। और दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है, सबसे अच्छा एग्जांपल टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहा है फिर कि शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापकों द्वारा निर्मित, क्रय की हुई मतलब खरीदी हुई या फिर पर्यावरण से उपलब्ध हो सकती है। इस आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। देखो क्रय की हुई सामग्री जो टीचर खरीद के लाता है, उसमें क्या क्या आ जाता है आपका, डस्टर आ जाएगा, ग्लोब आ जाएगा, मानचित्र है, चौक है, शामपट, पाठ्य पुस्तकें, विज्ञान किट, गणित किट आदि। ठीक है। स्वनिर्मित सहायक सामग्री क्या होती है, इसके अंतर्गत बच्चों और शिक्षकों द्वारा बनाई हुई सामग्री आती है, जैसे कि मॉडल, फ्लैश कार्ड या चार्ट पेपर। ठीक है, आप वो बच्चे की हेल्प लेके भी बना सकते हैं या फिर अकेले भी बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फिर प्राकृतिक या परिवेश से उपलब्ध शिक्षण का सामग्री। प्राकृतिक जो नेचुरल हो, जो हमें अपने आसपास से मिले, है ना, जैसे कि पत्तियां हैं, फूल है, पेड़ है, नदी है, तालाब है, इस तरह का। फिर शिक्षण अधिगम की सामग्री की हमें आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। देखो सबसे पहला तो इसके थ्रू जो है शिक्षण को हम रोचक और प्रभावी बना सकते हैं, राइट। और शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बच्चा उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखता है, समझता है और याद रखता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, दोनों ही एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे में करके सीखने की योग्यता का विकास होता है। बच्चा जो है खुद करके सीखने लगता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। जब बच्चे नई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट करके लाएंगे, सपोज दैट आपने बच्चे को मॉडल या चार्ट बनाने के लिए दिया है, तो वो 10 बुकों में से या फिर कह दो कि 10 सोर्सेज से वो चीज़ को खोजेगा, फिर सीखेगा, फिर बनाएगा उसे, है ना। तो इस तरीके से बच्चा क्या बनता है, क्रिएटिव बनता है। वो नए नए आइडिया से सोचता है कि मैं इसको और क्रिएटिव कैसे बना सकता हूँ और इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो बहुत सारी बातें हैं, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तो सॉरी, जो आपका टीचिंग एड है वो बिना लागत का या कम लागत का होना चाहिए, विषय वस्तु से जुड़ा हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पूरा रिलेट कर रहा हो, इसे आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव हो, तब आप क्लास में लेके जाएं तो बच्चा
सभी बच्चे जो है क्यूरियस हो उसे देखने के लिए कि आज मैम क्या लाई है, आज देखेंगे आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिर सीखने की उत्प्रेरणा जगाने में सक्षम होनी चाहिए। ऐसा टीचिंग एड हो कि बच्चा जो है सीखना चाहे, सीखने में पूरा इंटरेस्टिंग हो कि देखते हैं आज क्या नया सिखाया जाएगा क्लास में, राइट। हाँ, कहाँ पर आ रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर, वेट अ सेकेंड, एक बार मैं देख लेती हूँ मैं कौन से क्वेश्चन पे आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा हो चुका है 82 पर। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन का सिद्धांत बताइए और इनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अब देखो, गांधी जी ने बहुत सारे शिक्षा के दर्शन बताए हैं, सिद्धांत दिए हैं। गांधी जी के अनुसार सबसे पहला तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। टेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार समझाती हूँ। अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं DLED में, तो आपको वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ, और अगर आप यहाँ ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको डबल मेहनत करनी है। तो सबसे अच्छा है कि आप अपना बेस अच्छा बना के चलिए। अब देखो, गांधी जी ने बोला था कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इन्होंने बताया हस्तशिल्प शिक्षा के बारे में। इन्होंने कहा कि हमें अपने हाथ से, कहते हैं ना हाथ का कारीगर अच्छा होता है, मतलब उसको कोई अगर अपने हाथ से कुछ करता है, अपने आप से कुछ करता है, तो वो चीज़ क्या करती है, उसको आगे जीवन जीने में सक्षम बनाती है। तो महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला था कि बालकों की जो शिक्षा है वो हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने सामाजिक शिक्षा के बारे में देखो क्या कहा है। इन्होंने बोला है कि बालकों में सामाजिक शिक्षा का विकास होना चाहिए, जिससे बालक समाज में अपने आप को संतुलित कर सके। और शिक्षा में शारीरिक और मानसिक श्रम का होना भी आवश्यक है। फिर है शिक्षण पद्धतियाँ। अब इनकी बहुत सारी शिक्षण पद्धतियाँ हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, ये इनके शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। हाँ, अब देखो कौन कौन सी पद्धतियाँ इन्होंने बताई है। एक तो बताया अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। गांधी जी का मानना था कि ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब बच्चे को सीखने और अनुभव करने का अवसर दिया जाए। जब बच्चे को खुद से सीखने का, खुद से वो एक्सपीरियंस करे उस चीज़ को, तब जाके वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है फिर क्रिया द्वारा सीखना, है ना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। गांधी जी ने क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष जोर दिया, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। थर्ड है शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क के साथ साथ आँख, नाक, कान आदि को प्रशिक्षण देना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वैसे तो मैं हर पॉइंट को बिल्कुल वेल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, बाइलिंगुअली भी बताती हूँ, ताकि इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, मेरी ये कह दूँ कि आई रिक्वेस्ट टू यू, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डजेंट मैटर, लेकिन दिया ज़रूर करिए। मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आप, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल आप ना जानते हो, है ना। और मैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल वेल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 83, शिक्षण का अर्थ और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखो, सामान्य अर्थ में क्या होता है शिक्षण का अर्थ? ज्ञान प्रदान करने को ही क्या कहा जाता है? शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं, 3 डायमेंशनल प्रोसेस। अब ये जो 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल है, ये किसने दिया है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहले मैं बहुत बार इसको बता चुकी हूँ, राइट। अब इसमें 3 बिंदु बताए हैं। देखो, शिक्षण को त्रिमुखी मानते हुए 3 बिंदु बताए हैं। सबसे पहले होता है शिक्षण में शिक्षक होता है, टीचर। दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट, और थर्ड हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम, करिकुलम, राइट। आगे बढ़ते हैं। रायबर्न ने कहा है कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। नेक्स्ट है फिर, बर्टन ने बोला है कि शिक्षण अधिगम के हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है।
नेक्स्ट है फिर शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, व्यवहारिक और बोधगम्य बनाना। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आप कोई भी 2 डेफिनेशन लिख देंगे इनफ है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा लिखने की कोई भी नीड नहीं है। 2 मार्क्स के लिए आप 5 से 6 लाइनें लिखिए, इनफ है। अब देखो शिक्षण का महत्व क्या है। एक तो शिक्षण से क्या होता है, टीचिंग से बच्चों के चारित्रिक गुणों का विकास होता है, उसके मानसिक गुणों का विकास होता है और उसके कुशल नेतृत्व की भावना का विकास होता है, स्वावलंबन की प्रकृति का विकास होता है, बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का विकास होता है। वो समझने लगता है कि मुझे क्या व्यवसाय करना चाहिए, आगे मैं किस फील्ड में जाके क्या ऑक्यूपेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है फिर शिक्षण से बच्चों का जो है शारीरिक विकास भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। शिक्षण बालकों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करती है। अब देखो मैं आपको की पॉइंट बताती हूँ। बिल्कुल शिक्षण का महत्व आपको अगर कुछ भी याद न रहे तो 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक। ठीक है, इस तरीके से कि इन चीज़ों का शिक्षा के द्वारा विकास होता है। 4 पॉइंट आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और भी आप अपनी तरफ से बनाकर लिखना चाहें, लेकिन बना हुआ ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ऑड ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों के बारे में आपको बताना है। शिक्षण कौशल मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, पहले कई बार करा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इसको खुद पढ़ के लाएंगे, खुद पढ़ के आप इसको करेंगे। कई बार मैंने क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता और महत्व। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। अब देख लेते हैं इसका आंसर। देखो शिक्षण अधिगम जो है उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं टीचिंग लर्निंग के। पहला तो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का मतलब क्या है, करके सीखना। और इस सिद्धांत का ये मानना है कि बालक जिन विषय वस्तु को करके सीखता है वो स्थायी हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। आप खुद से ही कोई एग्जांपल ले लीजिए, जो चीज़ आपने खुद से फेस की है, खुद करके सीखी है, वो आपको बिल्कुल माइंड में रहेगी, स्टेबल हो जाएगी एक दिन। जॉन डीवी ने कहा है कि क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। किंडरगार्टन पद्धति के जो प्रवर्तक हैं फ्रॉबेल, उनका मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर रुचि का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रुचि और ध्यान में घनिष्ठ संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रुचि और ध्यान वाला। ठीक है, बालकों की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है। बालकों का ध्यान जिन विषय वस्तु पर केंद्रित होता है उनमें वह रुचि लेता है ना। जिस भी चीज़ में आप अपने आसपास भी देखिए, आप खुद पर भी ऑब्जर्व करिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आप उसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे अपना। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत। किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु अगर आप किसी भी टॉपिक में अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो प्रेरणा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मोटिवेशन का भी एक अलग ही रोल होता है, राइट। प्रेरणा द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है फिर भाटिया ने कहा है कि प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है जब तक वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, करता है और उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वो आगे जाके कठिन भी हो, है ना। बच्चा अगर एक बार इंटरेस्ट लेने लगेगा तो फिर उसी चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता हुआ चलेगा और आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। नेक्स्ट है फिर चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या है, देखो यह सिद्धांत शिक्षकों और छात्रों हेतु अत्यंत उपयोगी है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, अनावश्यक तथ्यों। अब सपोज़ दैट मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखना तो है 2 मार्क्स का और आप पढ़े जा रहे हैं कम से कम 2-2, 3-3 पेज, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। मेन चीज़ है आपको क्या पढ़ना, अनावश्यक तथ्य घटनाओं को करने से क्या होगा, बोझिल लगने लगेगा, नीरस हो जाएगा जो आपकी पाठ्य सामग्री है। तो सिलेक्टिव पढ़िए, अच्छा पढ़िए, राइट। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक हैं और जो मूल भावना से संबंधित हैं। अनुपयोगी या जो बच्चे के काम का नहीं है उस चीज़ को मत लाइए आप अपनी पाठ्य वस्तु में। नेक्स्ट है फिर विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षक को चाहिए जिन पाठ्य वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है उन्हें वह कुछ सोपानों या पदों में विभक्त कर ले। सपोज़ दैट आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने हैं तो आप उनको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप
डिवाइड करके तब जाके बच्चे को सिखाते जाइए सीक्वेंस में, ठीक है। और उसके बाद बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आपका आज हो जाएगा फिनिश। जल्दी से अभी सभी दोस्तों में अपने शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए भाई। बाकी भी मैं आपके बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करा चुकी हूँ अब तक। जो बच्चे नए एडिड हैं, अभी नए कनेक्ट हुए हैं, वो जाके प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लेना भाई प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग और रखरखाव संबंधी बातों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं क्या होती है। वैसे तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। उत्तम शिक्षण सामग्री एक तो बिना लागत की हो, अल्प लागत की हो। सेम यही क्वेश्चन अभी आया था ऊपर, मैंने आपको बताया है, याद आ रहा है मुझे कुछ कुछ, ठीक है। और ऐसी ना हो कि वो बच्चों की कोई हानि करे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देश्य होती है, अर्थात एक शिक्षण सामग्री को एक से अधिक कक्षा में प्रयोग किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्माण। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए शिक्षकों को चाहिए कि लागत कम हो और लगे ही ना। सबसे ज़्यादा जोर डालना है कि कोई लागत ही ना लगे उसमें, ठीक है। लगे भी तो बहुत कम लगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे रसायनों का या किसी केमिकल का यूज़ ना करें जो बच्चों और शिक्षक के लिए हानिकारक हो, ठीक है। आप ऐसा कोई केमिकल मत लेके आइए अपनी एक्टिविटी में जो बच्चों को हानि पहुंचा दे, या फिर कहीं ना कहीं आप ही उस चीज़ से जो है नुकसान ना उठा दें। नेक्स्ट है रखरखाव संबंधी सामग्रियाँ। अब देखो, शिक्षण सामग्री जो होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके निर्माण के बाद उसका रखरखाव भी ज़रूरी है ना, कि आप उसको संभाल के कैसे रखेंगे। टीचिंग एड को आप संभाल के कैसे रखेंगे। आपको इन फ्यूचर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको इस तरह रखिए कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े एट रैंडम आप उसको दिखाइए बच्चों को, ठीक है। तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक तो टीएलएम को नमी वाले स्थानों पे ना रखें, जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस हो कोई, वहाँ पर मत रखिए, क्योंकि क्या होगा, वो धीरे धीरे गलने लगेगा और बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर टीएलएम को समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे उन पर धूल ना जमे। सपोज़ दैट आप कोई टीएलएम लाइक आप कोई चार्ट पेपर टांग देते हैं अपनी क्लास में, फ्लावर्स नेम है उस पर या फिर बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसको ऐसा करिए, मेरी मानिए तो उसको वैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है, उससे कवर करके रखिए, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को तो बार बार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब अगर वो कैलेंडर डैमेज हो जाएगा और आप उसको कितना भी रगड़ लेंगे तो वो फिर पूरी तरीके से कह दो कि बहुत भद्दा लगेगा, गंदा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर टीएलएम को दीमक से बचा कर रखें। दीमक वही मॉइस्ट प्लेस पे ना रखें, कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पे वो टीएलएम ख़राब हो जाए आपका, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को भाई? आज हमारा हो गया है इसका भी सिलेबस कवर। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। एक तो देखो, मैं आपका विज्ञान का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका सामाजिक अध्ययन का कंप्लीट हो चुका है, आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है, और आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये जो मैंने आज कराया है, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। और आपका जो बाल विकास सब्जेक्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है ना। 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट मैं आपके करा चुकी हूँ। 3 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, संस्कृत, मैथ्स और हिंदी, ठीक है। धीरे धीरे करके ये भी हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उनको वॉच करिए, बार बार वॉच करिए, बार बार रिवीजन लगाइए, ठीक है। जो बच्चे नए कनेक्टेड हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, राइट। तो चलिए भाई, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और पेपर्स के साथ, कुछ और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, ठीक है। हाँ, अब हमारा फोकस रहेगा किसी और सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट। मेरी तरफ से यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट है। अब आप लोगों को अपनी मेहनत करके दिखानी है कि आप कितना अच्छा, कितना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतर तभी कर पाएंगे क्योंकि कितना भी जीनियस माइंड बच्चा क्यों ना हो, अगर वो डेली नहीं पढ़ता है तो फिर बेकार है, ठीक है।
वो ये सोचता है कि मैं तो 1-2 दिन में पता नहीं क्या धरती पलट दूँगा। ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोग अपना, मैं ये नहीं कहती रोज़, अगर रोज़ टाइम नहीं है ठीक है, लेकिन एक 2-2 दिन का गैप लेके रिवीजन लगाइए, बार बार रिवीजन ज़रूर करिए, तभी जाके माइंड में चीज़ें स्टेबल होंगी। इतना लाइटली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है डीएलएड को, ठीक है। बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक लगती है, स्पेशली आपके संस्कृत में, मैथ्स में सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, ठीक है। तो होंगी, उन सब्जेक्ट की भी क्लासेस होंगी जल्द ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली तभी मिल पाएगी। चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी और क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।